अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। कल के लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। इसके कुछ हिस्से हमने कल छोड़े थे, वो आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कल के टॉपिक पे थोड़ा सा नज़र लगाते हैं कि कल के टॉपिक में हमने कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर किए थे। हमने स्टार्ट किया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जिसकी डेफिनेशन देखें आप। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज़ कॉल्ड इट स्ट्रक्चर। के सी लैंग्वेज में सी प्रोग्राम को लिखने का जो फॉर्मेट है उसका स्ट्रक्चर कहा जाता है। और बेसिक स्ट्रक्चर्स के पार्ट देखे थे हमने कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके कितने पार्ट्स हैं। बेसिक स्ट्रक्चर सी प्रोग्राम का 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, मेन फंक्शन और प्रोग्राम की बॉडी। इन 3 हिस्सों से मिल के आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिवेल्प किया जाता है सी प्रोग्राम का। बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट्स में हमने कल इनको तीनों को डिफ़ाइन किया था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, मेन फंक्शन क्या होता है और प्रोग्राम की बॉडी क्या होती है। लेकिन एक चीज़ जो आज हमने देखनी है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की 2 टाइप्स हैं। आज उन दोनों टाइप्स को हम डिटेल में देखेंगे। एक टाइप इंक्लूड है और एक टाइप डिफ़ाइन है। इनमें से इंक्लूड को तो हम कल काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन डिफ़ाइन को हमने कल छोड़ा था, उसको आज हम क्लियर करेंगे। तो दोनों टाइप्स की तरफ जाने से पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को देखते हैं कि थोड़ा सा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैं वो क्या चीज़ है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। ये डेफिनेशन के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले। और क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हेडर फाइल को इंक्लूड करवाते हैं। तो हेडर फाइल को इंक्लूड करवाना भी एक इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कंपाइलर को कह रहा है कि फ़लाँ हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड कर दो, इसका मतलब वो उसको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और ये इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसकी आखिरी लाइन में आप देख सकते हैं कि द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज टू इन सी लैंग्वेज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को इस्तेमाल किया जाता है। बाकी पॉइंट्स आपने कल देखे थे कि हैश के सिंबल से इसको स्टार्ट किया जाता है, इसके लास्ट में सेमीकोलन नहीं आता। ये उसके कुछ सिंटैक्स हैं, इसको फॉलो करते हुए आपने इनको इस्तेमाल करना होता है। टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड प्री प्रोसेसर, डिफाइन प्री प्रोसेसर। इंक्लूड प्री प्रोसेसर को हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या है। कल हमने इसका एक प्रोग्राम भी बनाया था जिसमें आपने इंक्लूड को इस्तेमाल करते हुए हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाया था। तो इसकी डेफिनेशन जो एग्जैक्ट बनती है वो है द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इनेबल्स अ प्रोग्राम टू एक्सेस लाइब्रेरी। कि इंक्लूड प्री प्रोसेसर जो है वो आपके प्रोग्राम को इनेबल करता है कि वो लाइब्रेरी को एक्सेस कर सके, ताकि उस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हेडर फाइल्स को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवा सकें। हम अपने कुछ पिछले लेक्चर्स की तरफ देखते हैं कि हमने, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होने के बाद उसके साथ लाइब्रेरी फ़ाइल्स को लिंक किया जाता है। वो जो लाइब्रेरी फ़ाइल्स को लिंक किया था, उस लाइब्रेरी फ़ाइल्स में बहुत सी हेडर फाइल्स मौजूद होती हैं। और उन हेडर फाइल्स को में से अगर किसी भी हेडर फाइल को आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इंक्लूड के ज़रिए उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवा लेते हैं। दोबारा से ये बात देखते हैं कि आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट फ़ाइल जब क्रिएट हो जाती है कंपाइलेशन के दौरान, तो उस ऑब्जेक्ट फ़ाइल के साथ लाइब्रेरी फ़ाइल्स को इंक्लूड करवाया जाता है। और उस लाइब्रेरी फ़ाइल में बहुत सी हेडर फाइल्स होती हैं। उनमें से किसी भी हेडर फाइल को अगर आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो इंक्लूड प्री प्रोसेसर के ज़रिए आप उसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवा सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखें, द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। इसका सिंटैक्स हमने कल यूज़ भी किया था। सबसे पहले हैश का सिंबल लगाया जाता है, फिर इंक्लूड लिखा जाता है, उसके बाद हेडर फाइल का नाम इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है जिस हेडर फाइल को भी आपने इंक्लूड करवाना है। उसके बाद एग्जाम्पल में देखें कि हैश इंक्लूड stdio.h। एग्जाम्पल में उसने बाकायदा तौर पे एक हेडर फाइल को लिख के दिखाया कि अगर आपने इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना है तो आप उसको किस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी दूसरी टाइप है डिफाइन प्री प्रोसेसर। डिफाइन प्री प्रोसेसर जो है इज़ यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट।
एक कांस्टेंट को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक कांस्टेंट वैल्यू डिफ़ाइन करनी है और अपने प्रोग्राम में उसको आपने एज इट इज़ यूज़ करना है, तो आप उसको पहले से ही डिफ़ाइन कर देंगे। उसके लिए डिफ़ाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और डिफ़ाइन एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसकी एग्जांपल हम प्रोग्राम में देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इसका क्या मतलब है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं पहले। सिंटैक्स सेम ऐसे ही है जैसे इंक्लूड को हमने इस्तेमाल किया था, हैश डिफ़ाइन। जैसे हैश इंक्लूड लिखा था ऐसे ही हैश डिफ़ाइन है। उसके बाद आइडेंटिफायर लिखना है। आइडेंटिफायर असल में आपने एज इट इज़ नहीं लिखना है। आइडेंटिफायर का मतलब है कि यहाँ पर आपने उस कांस्टेंट का नाम रखना है। वो नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ABC, जो भी आप नाम रखना चाहें, और उसके बाद वैल्यू रख देनी है। इसका मतलब है कि वो वैल्यू आपने कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दी है उस आइडेंटिफायर को। एग्जांपल में आपको ये बात क्लियर होगी। देखें, हैश डिफ़ाइन PI, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल, जिस तरह से वेरिएबल्स के नाम होते हैं मुख्तलिफ, जैसे ABC आप मैथ में भी इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम रख दिया PI, ठीक है, और उसकी वैल्यू है 3.14159। या PI नाम इसलिए रखा है कि जैसे कि पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब इसका मैंने ये PI एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है, डिफ़ाइन कर दिया है। हम अपने थ्रू आउट प्रोग्राम में कहीं पर भी PI यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 3.14। तो हमें 3.141593 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है पूरे प्रोग्राम में, हमें जस्ट PI लिखना होगा, तो वो उसका मतलब 3.14 ही होगा। हम इसको प्रोग्राम के अंदर देखेंगे कि इसको किस तरह से, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। लेक्चर में आज हमारा यही 2 स्लाइड्स थी, टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर, जिसमें आपने इंक्लूड को और डिफ़ाइन को देखना था कि ये इनका क्या काम है। अब हम डिफ़ाइन को थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखते हैं प्रोग्राम के अंदर कि हमने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये देखिए, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है डेव C++ में। इसमें हम देखेंगे कि डिफ़ाइन प्री प्रोसेसर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, पहली लाइन में तो वही कल वाली बात कि मैंने हैश इंक्लूड stdio.h एक हेडर फाइल को इंक्लूड करवाया, इस तरह से एक और हेडर फाइल को इंक्लूड करवाया। ये जो conio.h हेडर फाइल है, फ़िलहाल इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, इसको मैंने वैसे ही इंक्लूड करवाया। लेकिन फर्स्ट हेडर फाइल का काम हमारे पास इसलिए है कि हम printf का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, और printf का फंक्शन उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक हम stdio.h को इंक्लूड नहीं करवाएंगे। उसके बाद आप देखें डिफ़ाइन, तीसरी लाइन में देखेंगे आप, हैश डिफ़ाइन PI 3.14, बिल्कुल उसी सिंटैक्स के मुताबिक लिखा है। देखें, सबसे पहले इसको हैश से स्टार्ट किया, डिफ़ाइन वर्ड लिखा, PI उस कांस्टेंट वैल्यू का नाम रखा जो कि हमने आइडेंटिफायर है, यहाँ पर आप कुछ भी नाम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, और उसके बाद उसकी वैल्यू हमने फ़िक्स कर दी 3.14। इसका मतलब है नेक्स्ट में हम कभी भी अगर 3.14 या पाई को यूज़ करना चाहते हैं तो हम 3.14 नहीं बल्कि PI के नाम से उसको यूज़ कर सकते हैं। इतना सा काम है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमने पढ़ी नहीं है, आपने आपको ये 3 इंस्ट्रक्शंस मैंने लिखी हैं। पहली इंस्ट्रक्शन तो वही कल वाली है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, printf पाकिस्तान है। अब मेन चीज़ ये देखें कि अब यहाँ पर मैंने PI को यूज़ किया, पाई मल्टीप्लाई 2। अब पाई मल्टीप्लाई 2 मैंने इस्तेमाल किया, तो पाई मल्टीप्लाई 2 का क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि 3.14 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह से अगर आप इस पाई को अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ करते हैं तो उसका यही रिज़ल्ट होगा। अब उनको मल्टीप्लाई करके मैंने कहाँ पे सेव कर दिया, A वेरिएबल के अंदर। उसके बाद मैंने प्रिंट किया A वेरिएबल को, तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। ये वेरिएबल के अंदर इसको असाइन करना और ये चीज़ फ्लोट A या किस तरह से A वैल्यू को आपने प्रिंट करना है, ये नेक्स्ट चैप्टर्स में हम देखेंगे। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि PI मल्टीप्लाई बाय 2 का क्या रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि हम PI की वैल्यू कांस्टेंट कर चुके हैं 3.14। एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल। देखिए, हमने इसको कंपाइल कर लिया है। आप यहाँ पे सबसे लास्ट में देख सकते हैं कि कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई है और एरर्स जो हैं वो 0 है। अब हम इस दोबारा से एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे और अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, रन करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो है 6.28। तो 3.14 था पाई की वैल्यू, हमने जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू 6.28 आई। तो इस तरह से डिफ़ाइन प्री प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कांस्टेंट को डिफ़ाइन करने के लिए। यहाँ पर हमने कौन सा कांस्टेंट डिफ़ाइन किया था, PI, और इस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, हमने पिछले लेक्चर्स में वो मिसिंग कर दी थी कि एरर्स जब होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब कंपाइलेशन के दौरान कोई चीज़ हम मिस कर देते हैं, सिंटैक्स फॉलो नहीं करते तो एरर आ जाता है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एरर्स किस तरह से आते हैं।
फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि ये एक स्टेटमेंट है और इसका लास्ट में हमने सेमीकोलन लगाया है जो कि सिंटैक्स का हिस्सा है। अगर मैं सेमीकोलन रिमूव कर देता हूँ इस प्रोग्राम को और हम दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल करेंगे, देखें कंपाइल करने के बाद उसने एरर फ़ौरन बता दिया कि इस लाइन में एरर ये आ रहा है कि आपने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो जब मैं सेमीकोलन लगाऊंगा तो फिर वो कंपाइलेशन को कंप्लीट करेगा। देखें वो नीचे आप देख सकते हैं एरर्स की लिस्ट भी आ गई है, लिखा हुआ है एरर्स एक्सपेक्टेड बिफोर ब्रैकेट, कि इस ब्रैकेट से पहले, ये जो ब्रैकेट है सबसे लास्ट में जो करली ब्रेसेस है इससे बिल्कुल पहले, मतलब इस जगह पर आपने सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद हम दोबारा से अब सेमीकोलन लगाने के बाद इसको कंपाइल करते हैं। ये देखें अब दोबारा से हमने कंपाइल किया, अब वो कंपाइल हो गया है, मतलब हमारी सोर्स फाइल ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो गई है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन। ये देखें हमारा प्रोग्राम रन हुआ और जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी, हमने यही इंस्ट्रक्शन दी थी कि पी आई मल्टीप्लाई बाई 2 करे, तो उसने पी आई मल्टीप्लाई बाई 2 करके हमें रिजल्ट दिया 6.28। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया है और आपका जो टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम वो आज कंप्लीट हो गया। कोई भी क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।